आपने कभी उन लोगों को देखा है जिन्हें सर्दी में भी गर्मी लगती है? देखा ही होगा, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स तो होता ही है जो कभी बिना पंखे और एसी के रह नहीं सकता। मिश्रा परिवार में वो शख्स उनकी बहू है आरती, जिसे दिल्ली की इतनी बुरी सर्दी में भी पंखे के बिना चैन नहीं, जिस वजह से उसके साथ रह रहे घर वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। चलिए देखते हैं। अरे आरती बहू, जरा वो तेल तो देना। अरे माँ जी, आप कपकपा क्यों रही हैं? अरे बहू, ठंड लग रही है और किस वजह से कपकपाऊंगी? तुझसे डर के थोड़ी ना कपकपा रही हूँ मैं। पर माँ जी, हम तो रसोई में खड़े हैं और यहाँ तो चूल्हे पे आग भी जल रही है, फिर आपको क्यों ठंड लग रही है? ये सवाल तो पूछी मत, जरा ऊपर देखा, रसोई में खड़ी है, फिर भी तूने पंखा चलाया हुआ है। एक तो ये दिल्ली की ठंड है, ऊपर से तो पंखा भी बंद नहीं करती, तो ठंड नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? अरे माँ जी, क्या आप भी रसोई में खड़े हैं, हम आग के सामने, कितनी गर्मी है यहाँ, इसलिए मैंने पंखा चलाया हुआ है। और आप खड़ी है इसलिए मैंने अभी 3 पर ही पंखा रखा है, वरना मैं तो 5 पर रखकर चलाती हूँ। तू धन्य है बहू, तो जैसे इस जहां में और कोई नहीं। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों के मुंह से धुआं निकल रहा है, फिर भी ना तू स्वेटर पहनती है और ना ही पंखे बंद कर रही है। अरे माँ जी, अब मुझे गर्मी लग रही है तो क्या करूँ मैं? मुझे तो अब भी रसोई में खाना बनाते वक्त गर्मी लग रही है, सोच रही हूँ पंखा तेज़ कर दूँ थोड़ा। अरे बहू, क्या चाहती है कि कल की अखबार में मेरी फोटो आ जाए कि एक बूढ़ी औरत की ठंड की वजह से मौत हो गई? अरे यहाँ तेरे पंखे की वजह से मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं और तुझे पंखा तेज करना है। ठीक है, मैं पंखा इतना ही रखती हूँ, बस आप कर लीजिए अपना काम, मैं थोड़ी देर गर्मी में रह लूँगी, और क्या। हे भगवान, कौन सी गर्म मिट्टी से बनाया है आपने इसे? आरती की पंखे और एसी चलाने की आदत बाकी सबको काफ़ी मुश्किल में डाल देती थी, क्योंकि आरती की वजह से सबको ठंड में रहना पड़ रहा था। हे भगवान, मेरी नाक। अरे क्या हुआ आकाश, सुबह से बस छींके जा रहा है, तो ठीक तो है ना बेटा? अरे क्या बताऊँ माँ, कल रात आरती ने इतना तेज़ पंखा चलाया था कि सुबह से मेरी छींकें बंद ही नहीं हो रही। अरे तेरी तो पूरी नाक लाल पड़ी हुई है, तो कंबल पहन लेता ना फिर। मैंने 3 कंबल पहने थे माँ, पर एक तो रात को इतनी ठंडी, ऊपर से आरती ने खिड़कियाँ खोल दी और तेज़ पंखा चलाया था। मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं कश्मीर में बाहर किसी गली में सो रहा हूँ। सुबह उठा तो मेरे हाथ पैर सुकड़ गए थे ठंड के मारे। फिर तो आरती बहू भी बीमार पड़ी होगी, उसे भी सर्दी जुकाम हो गया होगा। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे याद किया? है, तू तो बिल्कुल ठीक है आरती। आकाश कल रात के बारे में बता रहा था। हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। कल रात को ना बहुत गर्मी हो रही थी, पर मैंने बाद में खिड़कियाँ खोल दी ना, तो सब कुछ सही हो गया। क्या गर्मी हो रही थी? अरे तू आकाश की हालत देख रही है, उसका पूरा नाक लाल हुआ पड़ा है और तुझे गर्मी हो रही थी। मैंने तुमसे कल रात को कहा था ना कि पंखा बंद कर दो, लेकिन तुमने इतना तेज़ पंखा चलाया था कि आज मुझे सर्दी जुकाम हो गया, और आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। पर आपने तो 3 कंबल पहने थे। वही तो, 3 कंबल पहनने के बाद भी मेरी ये हालत है। पता नहीं तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आप सबको इतनी ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में लोग बाहर ठंड से मर रहे हैं और मैं यहाँ इस घर में रहकर ठंड से मर जाऊंगी। आरती दिल्ली की इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी गर्मियों वाली ही हरकतें करती थी, जिससे उसका पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता था। आइए भाभी, आप भी बैठिए, हमारे साथ फिल्म देखिए। हाँ 1 मिनट। हाँ, अरे भाभी, आपने सारी खिड़कियाँ क्यों खोल दी? अरे गर्मी कितनी है, खिड़कियाँ बंद थी तो हवा भी नहीं आ रही थी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे बाहर ठंडी हवा चल रही है, खिड़की खोलने से ठंडी हवाएं अंदर आ रही है। हाँ भाभी, बहुत ठंडी हवा है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा लगेगा कि हम थिएटर में बैठे हैं। ये लो, तुम ये पियो, ये मैंने आज ही बनाया है, स्पेशल शरबत। ठीक है, लाइए। ये कितना ठंडा है भाभी।
अरे ठंडा तो होगा ना, मैंने इस पे अच्छे से बर्फ जो डाली है, अच्छा लगा ना? अच्छा कैसे लग रहा है आपको? मेरा तो गला ही बैठ गया ये शरबत पीकर। हे भगवान, इतनी ठंड में इंसान चाय पीता है, काढ़ा पीता है, लोग गरम गरम सूप पीता है, गरम गरम चीज़ें बनाकर खाते हैं, और एक ये है कि ठंडा बर्फ वाला शरबत पी रही है। अरे माँ जी, आप पी कर तो देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। देख बहू, अगर मुझे मारना ही है ना तो साफ साफ बता दे, यूँ ठंड से धीरे धीरे मरना मुझे पसंद नहीं। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों आपको मारने लगी? मैं आपके लिए भी शरबत बना कर लाती हूँ। अरे रहने दे, तूने ये पहले ही खिड़कियाँ खोलकर मुझे ठंडा कर दिया है, अब शरबत की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, इसे किसी आइलैंड पर पैदा करना था, कहाँ इसे भारत में पैदा कर दिया आपने। आरती को जितनी गर्मी लगती थी, उनके घर वालों को उतनी ही ज़्यादा ठंड। इसके बावजूद भी आरती पंखे चलाना छोड़ ही नहीं रही थी। अरे माँ, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं तो क्या आया है अखबार में ऐसा? अरे माँ, दिल्ली में ठंड और बढ़ने वाली है, इसलिए रजाइयाँ और कंबल निकाल के रख लो। अरे तेरी बीवी के होते तो जितने भी कंबल रजाइयाँ पहन लो, कम ही है। कल उन्होंने मुझे इतना ठंडा शरबत पिला दिया कि अभी तक मेरे गले में दर्द हो रहा है भैया। अरे तू शरबत की बात कर रहा है? कल रात आरती ने रूम की एसी चालू करती थी, ये कहकर कि उसे गर्मी हो रही है। मैं अपने बोरिए बिस्तर लेकर इस तरह भागा हूँ जिस तरह चोर चोरी करने के बाद भागता है। तो फिर कल रात को तू कहाँ सोया था बेटा? मैं कल नीचे हॉल में सोफे पर सोया था, इतनी कमर अकड़ गई है कि क्या ही बताऊँ माँ। अच्छा हुआ भैया आप कल रूम से बाहर आ गए, वरना आपकी बर्फ से जमी बॉडी को गर्म करना पड़ता। हाँ सही कह रहा है जयेश, जिस तरह से आरती पंखा और एसी चलाती है ना, उस तरह से तो हमारे रूम में कई जगहों पे बर्फ़ ही जम गई होगी। अब तो अगर आएगा ना मेरे रूम में तो तुझे स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आएगी। नहीं नहीं भैया, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका स्विट्ज़रलैंड आपको ही मुबारक हो। मुझे तो लगता है कि अगले जन्म में आरती बहू रेगिस्तान में पैदा हुई होगी, इसीलिए उसे इतनी ज़्यादा गर्मी होती रहती है। वो अगले जन्म में क्या थी वो तो दूर की बात है माँ, मुझे तो लगता है कि मैं उसके साथ ठंड के ये 4 महीने भी नहीं गुजार पाऊँगा। वो जिस ठंडी में रहती है ना, मुझे तो लगता है कि हमें रूम में टेडी बेयर नहीं आइस बेयर रखने चाहिए। ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर हमें इस ठंड से खुद को बचाना है तो। क्या बातें चल रही हैं, मुझे भी बताओ। और आप सब इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? 1 मिनट, मैं दरवाजे खोल देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। पंखे का नाम सुनते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मकान मालिक को देखकर किराएदार गायब हो जाता है। अरे कहाँ चले गए सब लोग? आरती तो अपनी गर्मी की आदत को बदल नहीं सकती थी, इसलिए अब कावेरी ने खुद को इस ठंड से बचाने का एक तरीका सोच लिया था। अरे माँ, ये टीवी क्यों अपने कमरे में रखवा रही हो तुम? अरे जैसे चींटियाँ ठंड के महीनों में अपने बिल में चली जाती है ना, वैसे ही मैं अभी ठंड से बचने की तैयारी कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ। कमरे के अंदर आ जा, सब समझाती हूँ तुझे। ये देख, ये टीवी, अब जब टीवी देखूंगी यहाँ अपने कमरे में ही देखूंगी। यहाँ मैंने माइक्रोवेव भी रख दिया है जिसमें गर्मा गर्म खाना खाऊंगी, और यहाँ ना मैंने हीटर भी लगवा दिया है इस रूम में। अब देख, ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आरती बहू को जहाँ टीवी देखना है देखे, रसोई में खाना बनाना है बनाए। माँ, ये ज़बरदस्त आइडिया निकाला है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ रख लो ना माँ, इस ठंड भरे घर में मैं बाहर कैसे रहूँगा? हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोऊंगा, कम से कम यहाँ ठंड के मारे अटैक आने से तो बच जाएंगे। ठीक है, दोनों ड्रामा मत करो, अब तुम दोनों भी यहीं रह सकते हो जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती। अरे वाह, आप सब इसी रूम में रहने वाले हैं, तो मैं भी आपके साथ रहूंगी इस रूम में। नहीं नहीं नहीं। तो आपकी बीवी को ठंड लगती है या नहीं? त्योहार बस शुरू हुए हैं और साथ ही शुरू हो जाएगा शॉपिंग का सिलसिला। तो आप भी घर के लिए शॉपिंग की लिस्ट बनाएं। इससे पहले ये कहानी जरूर देखें। यार मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्या बताओ। हाय रे, क्यों, क्या हो गया? वेट लॉस तो नहीं हुआ तुम्हारा, और ना ही कोई तगड़ी बचत की है। अरे फिर इतनी एक्साइटेड क्यों? शट अप। त्योहार आ रहे हैं, तुम्हें बोनस मिलेगा और फिर मैं करूंगी ढेर सारी शॉपिंग। हाय रे, मैं तो मरी जा रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तभी काम वाली वहाँ आ जाती है। मालकिन, कल की छुट्टी चाहिए,
बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है ना, उसकी तबीयत खराब है। अरे क्यों, क्या हो गया कमला उसे? सब ठीक तो है ना? वैसे भी तबीयत खराब के नाम से ही डर लगने लगा है। ना मालकिन, कल रात देर तक बारिश होती रही, छत तो पक्की है नहीं, पानी टपकता रहा, सारी रात गीला रहा, ऊपर से नींद भी पूरी ना हुई तो बुखार चढ़ गया है। अरे तो छत क्यों नहीं पक्की करा लेती? पानी तो गिरेगा ही ना। मालकिन, पिछले साल कोरोना में पति चले गए, तब से मेरी कमाई से ही घर चल रहा है। वो बोल रहे थे कि इस साल छत पक्की करवानी है, पूरे 2000 का खर्चा है। खैर, काम वाली काम पर लग जाती है और रीना अपनी लिस्ट पर। इस बार तो ना मैं पूरे पर्दे फिर से बदल दूंगी, ये पुराने से लग रहा है। वैसे चमक नहीं गई है, पर बोर हो गई हूँ बार बार वही रंग देखकर। सोफे के कवर भी बदल दूंगी और दीवारों पे ना नया पेंट करवा लेंगे। रीना जबरदस्ती सामान को लिस्ट में लिखती चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमला फिर आकर खड़ी हो जाती है। मालकिन, काम पूरा हो गया है। मैं कह रही थी कि अगर 100 रुपए मिल जाते तो कल डॉक्टर को दिखाना है ना, फिर वो दवाई भी लिखेंगे। अरे तो क्या सारा पैसा मेरे ही घर से लोगी? और घरों में भी तो काम करती हो ना, थोड़ा थोड़ा ले लो। वो तो ले लूंगी मेम साहब, 100 रुपए तो डॉक्टर की ही फीस है, सरकारी में वो लोग कहाँ ठीक से देखते हैं। मुंह बनाकर रीना 100 की नोट नौकरानी को दे देती है। नौकरानी चली जाती है। अगले रोज, अरे यार, आज तो घर का सारा काम करके थक गई हूँ मैं। आज ना खाना बाहर से ही मंगा लेती हूँ, कम से कम खाना बनाने का काम तो हल्का होगा। तभी रीना का पति ऑफिस से आता है। अरे मैडम, आज इतना बन ठन कर क्यों बैठी हो? मायके से कोई आ रहा है क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, काम वाली बाई नहीं आई है और रात को खाना बनाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। सोच रही थी बाहर ही खा लेते हैं आज। अरे यार देखो ना, सुबह का ही कुछ पड़ा हो तो सिर्फ रोटी बना लो। बहुत थक गया हूं मैं, वैसे भी ना इस बार खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब रीना को आ जाता है गुस्सा। हाँ, अभी तुम्हारी माँ या भाई आ जाते तो तुम फ्रेश रहते। दूसरों के लिए सब है, लेकिन बीवी के लिए कुछ भी नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे बाबा प्लीज ड्रामा बंद करो। देखो, मैं तो बस ये बोल रहा था कि कुछ बचा होगा तो खा लिया जाए। अरे क्यों फेंकना खाना? रहने दो तुम तो। सुबह की सब्जी पड़ी है, मैं नहीं बनाने वाली रोटी तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाना हो तो बना लो। अच्छा ठीक है, जल्दी से सुबह वाली सब्जी को पैक कर लो, बाहर किसी को दे देते हैं, ठीक है? छोड़ो ना, फ्रिज में है, कल दे दूंगी सुबह किसी को, तुम बस चलो। दोनों पति पत्नी पास के होटल में खाना खाने जा रहे होते हैं कि एक औरत बच्चे के साथ उन लोगों के पास आती है। साहब, मैम साहब, कुछ खाने को दे दो, बच्चा भूख से रोए जा रहा है। अरे हटो हटो, कुछ नहीं है हमारे पास, और हाथ मत लगाओ, साड़ी गंदी हो जाएगी। बच्चा रोए जा रहा था, जिसे देखकर पति को दया आ जाती है। ये लो 100 रुपए, बच्चे को दूध पिला दो और तुम भी ब्रेड खा लेना। वो लोग आगे जाते हैं तो सड़क किनारे उन लोगों को कई लोग भूखे और गरीब दिखाई देते हैं। देखो, तुम सब्जी ले आती तो शायद आज की भूख तो कम से कम किसी की मिट जाती। जितने में हम दोनों खाना खाएंगे उतने में तो न जाने कितने भिखारियों का पेट भर जाएगा। हाँ, सबका ठेका तो हम लोगों ने ही ले रखा है। वैसे भी अब सफाई में लगना है, व्रत शुरू हो जाएंगे, मसाला और बाहर का खाना कहाँ नसीब होगा। फिर वो दिन भी आ जाता है जब रीना ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है। हाय रे, अब क्या करूं, पुराना सामान कहाँ रखूं? ये तो नए ही हैं, इन्हें फेंक भी नहीं सकती, किसी को दे भी नहीं सकती, और नए आ गए हैं तो इन्हें रखने की जगह भी नहीं है। रीना किसी तरह पूरे घर का सामान चेंज करती है और अपने ढेर सारे कपड़े निकालती है जो पुराने होते हैं। मालकिन, ये कैसे कपड़े हैं? अगर आप इन्हें निकाल रही हैं तो मुझे भी कुछ कपड़े दे दीजिएगा। हम लोगों के घर के आसपास कई लोग हैं जिनके पास बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। हाँ, ले जाओ, मेरे लिए तो फालतू ही है,
और हाँ, ये पर्दे पुराने तो नहीं है, लेकिन ले जाओ। मालकिन मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन सोचा क्या बोलूं, आपको बुरा ना लगे। वो क्या है ना, घर के एक साइड की दीवार नहीं है। अब तो सर्दियां आने वाली है, ठंडी हवा रोकने के लिए कपड़े की जरूरत थी, ये पर्दे लगा दूंगी। कमला सारे कपड़े लेकर अपनी बस्ती में जाती है और सबको आवाज लगाती है, अरे शीला, मीरा, मोहन, सब कहाँ हो? आओ देखो, मैं ना किसी के घर से ये पुराने कपड़े लाई हूँ, ले जाओ जिसे भी चाहिए तो। तभी पास खड़ा एक बच्चा दिखता है जो ऊपर से नंगा होता है। अरे मुन्ना, तेरे पास शर्ट नहीं है? अरे पर मेरे पास भी ना इन कपड़ों में बच्चों के कपड़े नहीं है। तू एक काम कर, ये पर्दा लेकर जा और अपनी माँ को बोलना इसी की शर्ट सिल दे, ठीक है? तभी मोहल्ले की एक बुढ़िया आती है। क्या बात है कमला, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मानना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं काकी, क्या करे, अब जब किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो मैं अपने घर को सजाऊंगी क्या? किसी का दिल नहीं मानता काकी। पहले नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी, उसके बाद तीज त्योहार। अरे परमात्मा भी कहता है कि उसका बनाया मनुष्य भूखा सोए और आप उनके आगे 56 भोग सजा दो, ये न्याय नहीं है। खैर काकी, मैं चली, घर का थोड़ा काम बाकी है ना। कमला चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है सवाल, जो उन लोगों के लिए है जिनके लिए आने वाले त्योहार का मतलब सिर्फ फालतू खर्चे और ढेर सारी शॉपिंग है। जरा उनका भी सोचिए, जिनके लिए आपकी पुरानी चीज किसी वरदान से कम नहीं। रचना पूरे कानपुर में अपनी स्कूटी लेकर दौड़ती भागती, वो छोटे छोटे काम के लिए भी स्कूटी निकाल लेती। अरे क्या है रचना, बगल वाली दुकान तक ही तो जाना है। अरे अभी स्कूटी में एक एक्सेलेटर देगी तो स्कूटी दुकान पहुंच जाएगी। अरे ऐसी ही ले आना बेटा। लोग क्या कहेंगे माँ कि इनके घर में 1 किलो चीनी आती है। समझो माँ, मैं धीरे से चीनी लेकर डिक्की में रख लूंगी और घर के अंदर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख बेटा, वो तो पापा की तनख्वाह देर से आ रही है तभी, नहीं तो हम एक ही बार में राशन भर लेते हैं ना। वैसे भी रचना, हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं जीते हैं। पता है पापा, मेरे पूरे सर्कल में किसी के पास स्कूटी नहीं है, सब पैदल या फिर साइकिल में कॉलेज जाती है। रचना के माता पिता उसकी हर बात पर स्कूटी की बात से परेशान थे। खैर, रचना की शादी हो जाती है और साथ में दहेज में जाती है स्कूटी। शादी के बाद पति राघव कहता है, रचना तैयार हो जाओ, शादी के बाद पहली बार हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। वो क्या है ना, मोहल्ला देखेगा कि नई नई दुल्हन जा रही है। अच्छा, मैं सूट पहन लेती हूँ, चुन्नी का घूंघट ले लूंगी, ठीक है ना? अरे देख बहू, ये पुराने जमाने के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। बेटी है, बेटी की तरह बाहर निकल। किसी की बहू सर पर पल्ला नहीं लेती तो मेरी बहू क्यों ले? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो राघव, मैं अभी तैयार होकर आई। और हाँ, मैं बाइक निकालता हूँ गली से बाहर। बाइक? अरे बाइक क्यों, मेरी स्कूटी है ना, गली से बिठाकर निकालती हूँ मैं, देखना सर करके। अरे नहीं नहीं रचना, कैसी बात कर रही हो, सबके सामने मैं कैसे वो। अरे बस करो ना, देखो माँ ने अभी अभी तो कहा बेटी की तरह रहना। मायके में तो समझ लो मैं 10 कदम भी नहीं चलती थी, फिर कैसे सोच लिया आपने कि मैं गली की बाहर निकल जाऊंगी, वो भी पैदल। बस अब क्या था, नई नई बहू पति को स्कूटी में पीछे बिठाकर स्कूटी से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, पिच्चू की अम्मा का लड़का कैसे मेहरारू के पीछे बैठकर जा रहा है। अरे ना शर्म ना लिहाज रह गया है, कानपुर का अपना मोहल्ला तो दिल्ली का कनाट प्लेस लग रहा है। एडवांस हो गई है ना पिच्चू की अम्मा, दहेज में मोटरसाइकिल भी ली है और स्कूटी भी। स्कूटी तो बहू ऐसे चला रही है जैसे कि हवाई जहाज। राघव समझता तो है
कि उन लोगों के मोहल्ले में जहाँ बहू सर पर पल्ला लेकर निकलती है, वहाँ ऐसे बीवी के पीछे बैठकर वो निकलेगा तो लोग तो उसके बारे में बातें करेंगे ही। लेकिन देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। पता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मेरी शादी आपसे हुई। आप जैसे लड़के के साथ शादी करके मैं तो धन्य हो गई। इतनी आजाद तो मैं शादी से पहले भी नहीं थी। राघव भी सोचता है कोई लड़की इतनी खुश है तो उसकी खुशी के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। अगले रोज, अरे मैं जरा पार्क तक जा रहा हूँ, योगा किए काफी वक्त हो गया है। पिताजी मैं ना आपको पार्क तक छोड़ देती हूँ। अरे पर बेटा वो तो पास ही में है, इतना तो मैं पैदल जा ही सकता हूँ। और वैसे भी तेरे पीछे बैठकर निकलूंगा ना तो लोग बातें बनाएंगे कि देखो बुढ़ा कैसे बहू के साथ घूम रहा है स्कूटी पर। ना बिटिया ना, मैं चला जाऊंगा। बहू तू ना मेरे लिए चाय बना कर लिया। हाँ माँ जी, लेकिन पापा जी अभी वापस आएंगे और वो कहेंगे कि। तभी ससुर जी की आवाज आती है। अरे रचना बिटिया जरा स्कूटी तो निकाल ले, मुझे पार्क तक छोड़ा। अरे बहू अभी तो मना कर रहे थे, अब तुरंत ही। माँ जी मेरी स्कूटी है ही ऐसी, इतनी शानदार कि हर कोई बैठना चाहता है। अरे बता ना क्या हो गया। माँ जी आज सुबह से ही बारिश हो रही है और घर के बाहर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में पापा जी कैसे जाएंगे गली से बाहर। पड़ गई ना जरूरत उनको मेरी स्कूटी की। बहू फर्राटा भरते हुए ससुर को पार्क छोड़कर घर वापस आती है कि पड़ोसन कहती है, अरे कल्लू की बहू, क्या तेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए? मेरी माँ ने संस्कार भी दिए हैं और स्कूटी भी। अरे दिख रहा है कैसे बेशर्म की तरह बहू होकर भी पूरी सड़क पर घूमती रहती है, शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती। और जब मेरे ससुराल वालों को कोई समस्या नहीं है तो आप कौन होती है? हाँ हाय रे, लंबी जबान भी इतनी। अरे मजाल है तेरी कि मोहल्ले में कांता से पंगा ले ले। सुन, आज के बाद तू ये स्कूटी चलती ना दिखे, मोहल्ले की बहुओं को खराब कर देगी। बढ़िया ये स्कूटी वाली। अगले रोज रचना अपनी स्कूटी निकाल रही होती है कि माँ जी। रचना रो रही होती है कि सास बाहर आ जाती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों रो रही है? माँ जी किसी ने मेरी स्कूटी का टायर पंचर कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया और देखिए कैसे पूरी स्कूटी में स्क्रैच लगा दिया है। अरे रो मत बहू, मैं अभी राघव को बोलती हूँ, वो ठीक करा कर ले आएगा। लेकिन माँ जी ये तो किसी ने जानबूझकर किया है ना, मेरी स्कूटी। पता है माँ जी मैं कितना संभाल कर रखती हूँ इसे, बहुत प्यार करती हूँ इसे। अरे रो मत बहू, कोई बात नहीं, देख अभी ठीक हो जाएगी तेरी स्कूटी। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मोहल्ले में किसी से लड़ाई हुई है क्या? रचना को कांता की बात याद आती है। हाँ माँ जी, वो कांता। हे भगवान, उसे कोई जवाब तो नहीं दिया ना तूने? बड़ी ही तेज महिला है, उससे कभी जबान मत लड़ाना। जबान? माँ जी मैंने तो उसे ठीक कर दिया। तभी वहाँ राघव आ जाता है। हाँ, और उसने तुम्हारी स्कूटी बिगाड़ दी। ये काम उसी का है माँ, कल इसकी लड़ाई उससे हुई थी। ये काम उसी का हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मोहल्ले में कोई बहू स्कूटी नहीं चलाती ना, तो उसे जलन हो रही होगी। बहू जो कि अपनी स्कूटी से बहुत प्यार करती थी, वो स्कूटी को टूटा फूटा देखकर दुखी हो जाती है। माँ मैं जाकर स्कूटी ठीक करवा कर लाता हूँ, लेकिन फिर इसे घर के अंदर ही खड़ा कर देंगे। देखा, अब ये स्कूटी सड़क पर निकली तो इस स्कूटी की खैर नहीं। बढ़िया आई। नहीं नहीं, मेरी स्कूटी मत तोड़ना, मैं कभी नहीं चलाऊंगी, इसे मैं कल ही मायके में रख दूंगी। लेकिन उसी रात कांता रचना के घर का दरवाजा आधी रात को खटखटाती है। अरे कोई है? अरे कल्लू की माँ, मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, कोई उसे डॉक्टर के पास ले चलो ना। चाची, वैसे तो आपके कर्म ऐसे है नहीं कि हम आपकी मदद करें,
लेकिन कोई ना, चलिए मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू किसी गैर मर्द के साथ नहीं जाएगी। तभी वहाँ रचना आ जाती है। चाची, मेरी स्कूटी ठीक हो गई है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ हाँ, मैं यही सोच कर आई थी कि। रचना फटाक से स्कूटी निकालती है और कांता की बहू को बिठाकर अस्पताल ले जाती है। फिर अगली शाम। रचना बहू, ये ले, मैं तेरे लिए ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैं समझ चुकी हूँ कि बहू और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। तो इसी बात पर चले गोलगप्पे खाने? हाँ, लेकिन तेरी स्कूटी पर बैठकर। हाँ।